छात्रों, कहिए कैसे हैं। चलिए आज हम आपका क्लास 7 जो है उसका डिस्कशन कराएंगे। 2013 का डिस्कशन होगा। क्लास है आपका 7वां। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ये 2013 का 15 तक हम जो क्वेश्चन करवाएंगे, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव तो है ही, लेकिन यह लिखने वाला है। 2013 में उसी तरह से पहले पूछा जाता था, लिखने वाला 15 को लिखने वाला था, और उसके बाद 15 को जो ऑब्जेक्टिव पूछता था वो ऑप्शनल था, ऑप्शन वाला 4 को। अब उस चारों में से जो सही है उसको मार दीजिए। लेकिन ये 15 को जो हम बताएंगे आपको, ये उसका आंसर लिखने वाला था। ठीक है, अब तो इसको हटा दिया गया है। अब खाली आपका ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन रहेगा। जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को आप सही कर दीजिए, टिक मार दीजिए और उसको रंग देना है। चलिए, पहला आपका क्वेश्चन है कि एक निष्क्रिय गैस का नाम लिखें। पहला क्वेश्चन है कि एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण देना है। ठीक है, अब सुनिए। निष्क्रिय का मतलब होता है किसी से क्रिया नहीं करने वाला। क्रिया का मतलब होता है किसी से मिले नहीं, हो या कोई क्रिया करने के लिए। ठीक है, यानी अगर दो तत्व को एक साथ रख दीजिएगा, ठीक है, दो तत्वों को एक साथ रख दीजिएगा और दोनों तत्व जो है आपस में मिल करके कोई चीज नहीं बना रहा है, ठीक है, नहीं बनाएगा, अर्थात वो दोनों तत्व जो है या उसमें से एक तत्व जो है क्या है, निष्क्रिय है, इसलिए वह किसी से क्रिया नहीं कर रहा है, किसी से अभिक्रिया नहीं कर रहा है। तो निष्क्रिय का मतलब होता है किसी से मिलकर कुछ कोई चीज बनाना नहीं। तो एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण देना है। अब देखिए, तो निष्क्रिय गैस का एक ही वो पूछ रहा है नाम, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, देखिए क्या कौन कौन से है। देखिए कौन कौन से है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडन। पहले नाम सुनिए। He से हीलियम, Ne से नियोन, Ar से आर्गन, Kr से क्रिप्टन, Xe से जेनन, Rn से रेडन। यह सब जो है, छो जो है, यह छो, यह आपका निष्क्रिय गैस है। कौन सा गैस है? निष्क्रिय गैस। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन। यह है आपका क्या? हीलियम। हीलियम है, यह है आपका नियोन है, ठीक है। उसके बाद है आर्गन है, आर्गन। उसके बाद है क्रिप्टन, क्रिप्टन है। उसके बाद जेनन है, जेनॉन, ठीक है। उसके बाद रेडॉन है, रेडॉन। ये सभी जो है, ये छो जो है, यह आपका निष्क्रिय गैस है। तो हमसे एक ही एग्जाम्पल पूछ रहा था, तो इस छो को याद रखिएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब निष्क्रिय गैस है। इसको याद करने का एकदम आसान तरीका है। देखिए कैसे, जैसे देखते होइएगा कि अगर हम लोग जिस माहौल में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, उस जगह पे देखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति जो है ज्यादा उन्नति जब करने लगता है, ठीक है, तो देखिएगा कम उन्नति वाला जो है, ठीक है, या मान लीजिए कि आपके आसपास में, ठीक है, एक बहुत पैसा वाला हो गया और सभी जो उससे कम पैसा वाला है, देखिएगा उसको देखकर जो है ना जलता है लोग, ठीक है। तो वही कह रहा है जो ज्यादा पैसा वाला है,
वो अपने पटीदार को कह रहा है, देखिए का HE हे अने हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, हे ने, हे ने। अब देखिए आ के, ए से आ के है तो आ के, तो आ के, हे ने आके, एच से है, एच ई है तो हे, एन ई है तो ने, हे ने, एक से आर्गन हो जाएगा, के है तो क्रिप्टन हो जाएगा, हे ने, ज एक्स ई से क्या हो जाएगा, ज, आर से रिटर्न है तो र, हे ने आके जर। यानी जब वह जल रहा है, देख रहा है कि इसके पास ज्यादा पैसा हो गया है, तो कह रहा है कि ओने का जड़ी तरे, ओने करी का जड़ी तरे, एने आओ, हेने आके जर, हेने आके जर। याद रखिएगा इसको। एच से हो जाएगा हे, एन ई से नियॉन हो जाएगा, ठीक है। आ है तो आर्गन हो जाएगा, के है तो के आर हो जाएगा, और जर है तो एक्स ई हो जाएगा, आर है तो रेडन हो जाएगा, आर एन, ठीक है। यही है आपका 6 गो जो है निष्क्रिय गैस है, ठीक है। इसमें से कोई एगो बता दीजिएगा, हेने आके जर, ओने का जर इधर, हेने आके जर, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए। कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए। और देखिए कार्बन के 2 अपरूप का नाम लिखना है, इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो कार्बन के अपरूप का मतलब होता है ओकरे रूप जैसन, ओकरे जैसन, एकरा जैसन, जैसन बा औसन के, ठीक बा। तो कार्बन के 2 गो अपरूप पूछता, तो कार्बन के 2 गो अपरूप नहीं ओकरे लिखा, तो कार्बन के 2 गो अपरूप होखेला। एकर एगोरा के नाम बा हीरा, और दूसरा के नाम बा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ये दोनों जो बा, ये दोनों जो है, यह हीरा और ग्रेफाइट, यह कार्बन के दोनों जो है क्या है, अपरूप है। तो पूछेगा कार्बन के अपरूप कौन कौन है, तो हीरा और ग्रेफाइट। तो कार्बन के 2 गो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आइए। 3 नंबर का है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। 3 नंबर पूछ रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। अब आइए इसका आंसर हम इधर लिख दे रहे हैं। तो सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है, यह होता है 11। परमाणु संख्या 11। सोडियम का संकेत जो होता है Na होता है। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है। अब बताइएगा इसका द्रव्यमान विषम संख्या है, इसका द्रव्यमान बताइए, बताए थे आपको ट्रिक, वो जो ट्रिक बताए थे, ठीक है, कि मेरा बनाया हुआ है। अगर कहीं पे अगर देख लीजिएगा कि 2 का 2 गुना 4 है, 6 का 2 गुना 12 है, ठीक है, 5 का 2 गुना का केक जोड़ दे तो 5 10 1 11 है, 7 का 9 का है, 9 दूना 18 1 19। अगर ये वाला सिस्टम अगर कहीं देख लीजिएगा तो समझ जाएगा कि मेरा ही चोरी किया हुआ है, ठीक है। अभी तक ऐसा आप कहीं नहीं पढ़े होइएगा, ये वाला ये मेरा ही है, अपने से हम बनाए हैं, अपने से सोचे हैं। तो देखिए 11 दूना 22 1 23, इसका द्रव्यमान हो गया, परमाणु संख्या 11 हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका संकेत हो गया। और सोडियम को जो है कहाँ डुबा कर रखा जाता है, केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होता है और केरोसिन में यह अभिक्रिया नहीं करता है। केरोसिन से जब बाहर निकाल दीजिएगा तब बाकी सब से अभिक्रिया करके कुछ न कुछ बना लेगा, जल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सोडियम को जो है चाकू से आप काट सकते हैं। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। आगे ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण को संतुलित
करे। ठीक है, अब समीकरण देखिए क्या दिया है। समीकरण है आपका, नीचे ही लिख देते हैं। ठीक है, CO2 प्लस H2O ये मिल रहा है तो बना ले रहा है C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2 ये बन रहा है। अब सुनिए, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों को मिलाइएगा तो बनेगा C6H12O6, उसके बाद बनेगा आपका जल, उसके बाद बनेगा ऑक्सीजन गैस। तो इसी C6H12O6 को बताइए क्या कहते हैं, जल्दी कमेंट में जल्दी दीजिए क्या कहते हैं इसको, C6H12O6 को। नहीं, चीनी नहीं, हाँ ग्लूकोज। इसको बोलते हैं क्या है, ये ग्लूकोज है, ये है आपका जल, ये है ऑक्सीजन। अब इसको संतुलित करना है कि इधर जितना भी तत्व के परमाणु है उतना ही इधर भी तत्व के परमाणु होने चाहिए। ठीक है, यानी इधर जितना संख्या उतना ही इधर भी होना चाहिए, बराबर हो गया। ठीक है, संतुलित हो गया। अब देखिए, सबसे पहले देखेंगे इसमें है क्या। इसमें कार्बन है, O का मतलब ऑक्सीजन है, फिर H का मतलब हाइड्रोजन है, और फिर O का मतलब ऑक्सीजन है। तो दुई गो है, वो तीन गो है, सॉरी, एक कार्बन है, ऑक्सीजन है, और उसके बाद H है, हाइड्रोजन है। यही तीन गो आपका तत्व है। ठीक है, यही तीनों तत्व जो है, परमाणु जो है मिलकर, ठीक है, इधर बनाया है। अब देखिए, इसमें देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं, तीन गुना है। तो इधर है आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। चलिए, अब इधर देखिए, इधर संख्या ज्यादा है प्रोडक्ट के। ये जो मिला है हमको, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट, अभिकारक। ठीक है, अब देखिए, तो कार्बन की संख्या इधर देखिए 6 गो है। चलिए यहाँ 6 लिख दिए। इधर देखिए यहाँ कई कार्बन है, एक गो है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक तो कुछ यहाँ लिखा हुआ है नहीं, तो एक ही है। तो इसको 6 बनाना है तो क्या करेंगे, इधर 6 से गुना कर देंगे। 6 से इधर 6 लिखेंगे तो 6 से गुना। ठीक है, 6 से गुना, तो कार्बन भी हो गया 6 गो। लेकिन अब देखिए 6 से जब गुना किए तो ऑक्सीजन देखिए कई हो गया 6। देखिए ऑक्सीजन 2 गो है, और 6 से गुना तो 6 दूना 12, ऑक्सीजन हो गया इधर 12 गो। इधर देखिए ऑक्सीजन कई गो है, 6 गो ऑक्सीजन, 6 गो, आई 2 गो 8 गो, आई गो 9 गो, इधर 12 गो है। बराबर कैसे होगा, देखिए 6 गो, अगर हम यहाँ पे 4 से अगर गुना कर देंगे तो 4 एकम 4, और 4 2 6, 6 6 12 हो जाएगा। देखते हैं इधर 4 से गुना करके, यहाँ 4 अगर कर देते हैं तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 है, 4 में 1 से गुना कीजिए, 4 2 6, आई फिर 6 6 6 12, ऑक्सीजन 12 को हो गया। चलिए, ओ सॉरी, एक मिनट रुकिए, यहाँ भी ऑक्सीजन है आपका, तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ 4 नहीं होगा। चलिए इधर आइए, 6 दूना 12 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ देखिएगा इधर का एगो है, इधर एगो है, तो 12 गो हो गया है आपका 12, 4 16, अगर 4 से गुना करेंगे तो यह 16 हो जाएगा, 6 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। अगर 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ कर देते हैं 6 गो है ही है, यहाँ 6 से गुना करेंगे तो 6 6 12, और यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 12 6 18 हो जाएगा। चलिए यार, 6 दूना 12 हो गया, यहाँ 6 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 6 एकम 6, तो 6 गो अब 12 गो कै हो गया, 18 गो आपका ऑक्सीजन हो गया, 18 गो हो गया। इधर आइए, अब यहाँ ऑक्सीजन 6 गो है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ 6 से गुना कीजिएगा, 6 एकम 6 6 12, और यहाँ 3 दूना 6, 12 6 18 गो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन 18 गो हो गया। अब हाइड्रोजन को देखिए कै गो हो गया, इधर देखिए हाइड्रोजन 2 है, H2 नीचे 2, तो 2 में 6 से गुना गुना, तो 6 दूना 12। इधर देखिए, इधर 12 और 12 और 12 24, इधर 24 हो गया, इधर कम है। अब बताइए कितना से गुना होगा, बताइए जल्दी।
तो फिर यहाँ आपको 6 नहीं देना होगा। अब आ जाइए, पहले ऑक्सीजन को रहने दीजिए, पहले हाइड्रोजन को बराबर कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए 12, अब 12, 12 दो 14, रुकिए, हम्म, 12 हो गया। अगर ये 6 से गुना करें तो 6 दूना 12, तो 12 12 24, 24 गो 24 हो जाएगा। अगर यहाँ 6 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 24, 6 दूना 12 और 12 24, तो 24 को हो जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ अगर हम 12 से गुना करते हैं तो 12 दूना हो जाएगा ये आपका 24, ये ठीक हो गया। 24 को हो गया। ऑक्सीजन को देखते हैं कब हो गया, 12 गो, 12 गो, आई फिर यहाँ 12 गो, देखिए 2 छक 12 गो, तो 12 12 24 गो भी ये भी हो गया आपका, 24 गो ये हो गया। अच्छा इधर देखते हैं ऑक्सीजन कई गो हो गया। ऑक्सीजन 6 गो हो गया, 6 गो, 6 गो और 6 गो 12 गो, 12 गो हो गया है, 12 गो, 12 और 6 18, 12, 12, 6 6 12, ये 24 को हो गया। देखिए हो गया। देखिए इसको थोड़ा गुना उना करना होगा, ठीक है। यार देखिए कार्बन, इधर देखिए कार्बन का गो है, इधर इधर देखिए 6 गो है, तो कार्बन 6 गो, इधर भी जब 6 से गुना करेंगे इधर भी 6 गो हो गया। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ 12 गो है और यहाँ 2 गो था, तो 12 2 14, इसमें 6 से जब गुना किया है तो इधर 6 दूना 12 और 12 24 को हाइड्रोजन हो गया। इधर आइए, इधर हाइड्रोजन 2 गो था, इसे 12 से जब गुना किए इस 12 से, ठीक है, 12 से जब इसमें गुना किए हैं तो 12 दूना 24, 24 को हाइड्रोजन इधर भी हो गया। यहाँ ऑक्सीजन देखिए इधर कई गो है, 6 गो ही, 6 6 6 12, और इसमें जब 6 से गुना करेंगे 6 दूना 12, तो 12 12 24 को ऑक्सीजन हो गया। इधर आइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 1 गो है, 12 से गुना है, तो 12 आई 2 में 6 से गुना कीजिएगा, 12 12 24। चलिए 5 नंबर आइए, 5 नंबर आ जाइए आप 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। मैग्नीशियम संकेत लिख दें Mg। मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से संयोग करके यानी मिलके, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो देखिए मैग्नीशियम पे जो है +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, आवेश। अब देखिएगा जब दोनों जो है आवेश दोनों का जब कटने वाला रहता है, ठीक है, तो इसको काट दिया जाता है। जैसे 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 रहता है यहाँ 4 रहता, कट जाता, 2 है यहाँ 6 रहता, कट जाता, ठीक है। अगर 3 है यहाँ 6 रहता, कट जाता, ठीक है। कटने वाला रहेगा तो इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा था, 1 बच गया, यहाँ भी क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। अब देखिएगा तो इसका जो वैलेंस बचा 1, यह ऑक्सीजन के नीचे लिखाएगा, और इसका जो वैलेंस बच गया यह मैग्नीशियम के नीचे लिखाएगा। कटने के बाद जो भी बचेगा उसको तो लिखेंगे AmGO। इसका वैलेंस कुछ नहीं बचा तो 1, तो इसके नीचे लिख दीजिए। और इसका वैलेंस कितना बचा, 1, कुछ नहीं बचा तो इस ऑक्सीजन के नीचे लिख दीजिए 1। अगर नहीं बचे तो 1 1 लिखिए, तो इस 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, यानी दोनों मिलेगा तो बनेगा MgO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे अब कह रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस
का आणविक सूत्र लिखे। अब आइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम आणविक सूत्र आपको बताए थे, ठीक है। अब देखिएगा, दो को सूत्र हम लिख रहे हैं, दोनों को एकदम समझिएगा। एक होता है CaSO4.2H2O, ये भी बताए हैं आपको। उसके बाद आपको एक सूत्र बताए हैं CaSO4.1/2H2O, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो अब देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या देखिए नाम देखिए इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम क्या है, थोड़ा बड़ा है। अब एक और हम नाम लिख रहे हैं, जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम। देखिए ये जो है ना प, इसको अगर हम थोड़ा सा अगर ऐसे खींच देंगे, ऐसे प है, देखिए आधा प है, इसको अगर थोड़ा सा इसे पीछे खींच देंगे तो दो लिखा हो जाएगी नहीं। तो देखिए यहाँ पे 2 से गुना है। तो जिप्सम का जब सूत्र पूछेगा तो CaSO4 और H2O में कैसे गुना, कै गो जल के अणु, 2 गो जल के अणु रहेगा। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेगा, नाम देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, नाम बार का है तो सूत्रो बार का है, देखिए 1/2 H2O। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेगा तो CaSO4.1/2 H2O, यानी जल के कै गो अणु, आधा अणु, जल के आधा अणु रहता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट और जल के आधा अणु अगर रहेगा तो उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट और जल के 2 अणु रहेगा तो उसको बोलते हैं जिप्सम, ठीक है। चलिए आगे 6 नंबर हो गया, 7 नंबर आ जाइए। 7 नंबर कह रहा है कि क्या होता है जब लाल तप्त लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित किया जाता है। यानी लोहा को गर्म कर दिया गया और उस गर्म लोहा पे पानी को डाला जाता है, तो लाल लोहा, यानी लोहा का सूत्र होता है Fe प्लस फेरस, और उस लाल लोहे पर जो है, लाल तप्त लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित किया जाता है। जल वाष्प का मतलब हो गया H2O, जल। और जब उस पे जल गिराया जाएगा तो क्या होगा, लाल लोहा को गर्म कर दिया गया आग में, और गर्म करने के बाद जो है लोहा, ठीक है, एकदम लाल हो गया, और लाल हो गया तब उस पर क्या किया गया, जल डाल दिया गया, जल वाष्प डाला गया, तब क्या होगा। अब देखिएगा, तो जब भी धातु की अभिक्रिया जो है ना, ये लोहा आपका धातु है, तो धातु की अभिक्रिया जब जल से कराई जाती है तो उसमें जो है ना हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होता है, निकलता है, ठीक है। अब देखिएगा, यह फेरस जो है इसमें ऑक्सीजन है, जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो यह ऑक्सीजन से यह फेरस जो है यह अभिक्रिया कर लेता है, मिल लेता है, और मिलने के बाद जो है यह फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड। तो ए बनाता है Fe2O3। अब कहिएगा कि कैसे लिख दिए Fe2O3, देखिए, तो फेरस पर होता है +2 चार्ज, और फेरिक पर +3 चार्ज। तो जब यह फेरस जो है, Fe जो है फेरिक की तरह व्यवहार करेगा तो +3 चार्ज होगा, ठीक है। और यह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो यह कटने वाला है नहीं, तो नहीं कटने वाला है तो इसका चार्ज देखिए ऑक्सीजन के नीचे लिखा गया और इसका चार्ज Fe के नीचे लिखा गया, तो बन गया Fe2O3 और प्लस H2 गैस जो है, हाइड्रोजन गैस जो है, यह वातावरण में चला जाता है निकल के, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जब लाल तप्त लोहे पे जलवाष्प को डाला जाता है, जल को डाला जाता है, तो क्या बनेगा, तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और H2O गैस बनेगा, ठीक है। इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड,
ऑक्साइड। ठीक है, यही जो है लोहा पे जब जंग लगता है तो यही फेरिक ऑक्साइड के कारण ही जंग लगता है। ठीक है, लोहा को जब खाली खाली हवा में जो है ना उसमें अगर इसको छोड़ दीजिएगा तो यही जल से अभिक्रिया करके जो है यह फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, और फेरिक ऑक्साइड जो है हल्का भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, जिस कारण से लोहे का जो है विनाश होने लगता है, क्षय होने लगता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, चलिए आगे ये आगे कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का एक समीकरण लिखे। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखे। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखे। ठीक है, चलिए अब बताइए कि प्रकाश संश्लेषण कहते किसको है। चलिए प्रकाश संश्लेषण, अब देखिएगा कि जब पौधे जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल को यानी पृथ्वी से जल को जब अवशोषित करता है और खींच करके अपने तना तक पत्तियों तक जब लाता है, अपने शरीर में लाता है, तो ये दोनों जो है मिल करके, ठीक है, यह होता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट में और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश, जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। ठीक है, और वह क्लोरोफिल होना चाहिए पौधे में। तो CO2 जो है यह जब जल से अभिक्रिया करता है तो बनाता है आपका क्या, C6H12O6 प्लस H2O जल और ऑक्सीजन गैस। अभी जो थोड़ा देर पहले पढ़े हुए थे वही है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है इस दोनों जो है सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है, दोनों को मिलता है, तो मिलने के बाद जो है, ठीक है, मिलने के बाद जो है आपका ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, पौधे में। ठीक है, और यह ऑक्सीजन गैस जैसे ही वायुमंडल में चला जाता है उसके बाद जो है इस ऑक्सीजन गैस को हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। फिर इस ऑक्सीजन को जैसे ही हम लोग लेते हैं उसके बाद हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। फिर यह ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होकर के फिर वायुमंडल में आता है। फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है पौधा खींचता है और अपने शरीर के अंदर जल है दोनों को मिला के फिर ही बना देता है। यह प्रक्रिया जो है निरंतर चलते रहती है। चलिए 9 नंबर आ जाइए। ठीक है, तो कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का एक समीकरण लिखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल, ठीक है, दोनों का मिलेगा तो बनाएगा क्या, C6H12O6 प्लस जल और O2 बनेगा। ठीक है, 9 नंबर में आ जाइए। 9 नंबर कह रहा है मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। ये तो आपको बताए थे कि मनुष्य में चीनी को पचाने के लिए जो हम लोग मान लीजिए कि जो भी मीठा चीज खाते हैं उस मीठे चीज को पचाने के लिए जो है मनुष्य के शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है, एक हार्मोन बनता है। उस हार्मोन का नाम बताइए क्या है, जल्दी से। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। बहुत अच्छा, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो है यही हार्मोन जो है हमारे शरीर में चीनी को क्या करता है, पचा देता है, पचाने में मदद करता है। अब बताइए जिसके शरीर में इंसुलिन अगर की मात्रा कम रहेगा उसके शरीर में चीनी पचेगा, नहीं पचेगा। तो यही इंसुलिन की मात्रा जो है, इंसुलिन की मात्रा जब कम हो जाती है शरीर में, ठीक है, तो चीनी सही से पचता नहीं है और चीनी की मात्रा बढ़ने लगती है, जिस कारण से एक बीमारी होता है। उस बीमारी का नाम बताइए, बताए थे, चिनिया बीमारी, जिसको बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं इसको, डायबिटीज बोलते हैं इसको। ठीक है, चीनी वाली बीमारी, शुगर की बीमारी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, डायबिटीज। ठीक है, यानी शुगर का रोग। ठीक है, चलिए 11 नंबर आ जाइए। 11 नंबर कह रहा है कि गुरुत्वानुवर्तन क्या है। गुरुत्वानुवर्तन
गुरुत्वानुवर्तन क्या है? गुरुत्वानुवर्तन क्या है? अब देखिए, तो गुरुत्वानुवर्तन कहने का मतलब देखिए क्या है। गुरुत्व का मतलब होता है पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर जिस बल के द्वारा खींचती है उसको गुरुत्व बल कहते हैं। तो देखिएगा, यह गुरुत्वानुवर्तन का संबंध जो है पौधे से है। गुरुत्वानुवर्तन का संबंध किससे है? पौधे से है। तो पौधा जो है देखिएगा, जब भी वह बढ़ता है, बढ़लक, तो ऊपर की ओर बढ़ता है, ऊपरे की ओर। ठीक है, तो कोई किसी पौधा को देखिएगा, अगर ऊपर से किसी चीज से अगर उसको ढक दीजिएगा, जैसे बोतल वोतल में उसको जब बंद कर देते हैं, तो देखिएगा ऊपर जब उसको आगे बढ़ने का जब जगह नहीं मिलता है तो नीचे की ओर झुक जाता है, नीचे की ओर आना शुरू कर देता है। तो जब पौधे की जो भाग है वह नीचे की ओर आना शुरू कर देता है, नीचे की ओर उसकी वृद्धि जब होने लगती है, तो उसी क्रिया को बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवर्तन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 11 नंबर कह रहा है स्नेल के नियम को लिखे। अब बताइए स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम। अब देखिए, आप लोग पढ़े हुए थे कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो है ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, नियत होता है। यानी म्यू बराबर जो है साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम क्या है? तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन, म्यू जो है किसको दिखा रहा है? अपवर्तनांक को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाइएगा लेंस की। ये भी बताए थे, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, डायोप्टर होगा। इसको सूचित किसे करते हैं? डी से सूचित करते हैं। डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है। चलिए आगे आ जाइएगा। आगे कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो है वह किलोवाट घंटा होता है। जैसे सुनिए, जैसे हम लोग जो है घर में हम लोग बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, आयरन चलाते हैं, है कि नहीं? बहुत सारा चीज चलाते हैं। तो जो भी विद्युत का जो खर्च करता है, देखिएगा जब भी बिल हमको निकाल के जब देता है मशीन, हमसे एनटी पर करके पर्ची निकल जाता है, तो वह पर्ची पे देखिएगा यही लिखा रहता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। व्यवसाय मतलब हुआ कोई चीज की खरीद बिक्री जब कीजिएगा तो उसी को बोलते हैं व्यवसाय। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो है किलोवाट घंटा होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर -6 जूल होता है। कितना होता है? 3.6 गुना 10 के पावर -6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर, कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है, कितना बार, कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, या 1 किलोवाट घंटा बराबर कई जूल? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 10 के पावर 6, सॉरी माइनस में नहीं, 10 के पावर 6 जूल। एक मिनट की माइनस है कि क्या है? 10 के पावर -6 जूल। तीन 3.6 गुना 10 के पावर
माइनस माइनस 6 जूल, ठीक है, -10⁻⁻6 जूल, ठीक है, 3.6 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। चलिए कहाँ तक हो गया, चलिए 15 तक आपका, ठीक है, समाप्त हुआ। और उसके बाद जो है आपका बच गया आपका ऑब्जेक्टिव, जो 4 गो ऑप्शन वाला होता है, वो 4 गो ऑप्शन वाला अब आपका बच गया है, ठीक है। इसके आगे जो है हम आपका डिस्कशन करवा देंगे, ठीक है। और आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज जो है ना, बहुत दुख होता है कि आप लोग क्लास पढ़ते हैं, ठीक है भाई, पढ़ाई अगर अच्छा मिल रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो एक बात यह है कि मेरा जो पढ़ाने का जो हौसला है, ठीक है, यह हौसला बढ़ेगा, लगेगा कि बच्चा जो है ना पढ़ने के उत्सुक है, इसको और जो है ना अच्छे तरीका से दिया जाए, ठीक है। तो मेरे मोटिवेशन का जो है ना एक ही तौर है, बस आप लोगों का जो है ना लाड़ प्यार दुलार, ठीक है। तो प्लीज आप लोग चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए आपका क्लास आज यहीं तक, आपकी सेवा आज यहीं तक। चलिए गुड नाइट।